नमस्ते दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत स्पेशल रहने वाला है क्योंकि आज इस वीडियो में हम ऐसे कुछ टॉपिक्स कवर करने वाले हैं जो आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। और आज का वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि इसमें रियो द जेनेरो जैसे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या एजेंडा 21 जैसे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी कवर करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के 10th क्लास के एनसीईआरटी से रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इससे हम सेकेंड टॉपिक दैट इज डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। हम पिछले वीडियो में टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़ चुके थे और आइए देखते हैं सबसे पहले कि ये जो आज का हमारा टॉपिक है इसमें हमें कौन कौन से सब टॉपिक्स कवर करने हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जो पार्ट 2 है एनसीईआरटी के क्लास 10th का, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं चैप्टर 1 से आज हमें क्या क्या कवर करना है। सबसे पहले हम यहाँ कवर करेंगे डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज ये टॉपिक कवर करने के बाद हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रियो द जेनेरो अर्थ समिट पढ़ेंगे, एजेंडा 21 पढ़ेंगे, रिसोर्स प्लानिंग पढ़ेंगे, रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़ेंगे और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। आखिरी तक आपको ये टॉपिक बहुत काम आने वाले। एनवायरमेंट हो या ज्योग्राफी हो, ये टॉपिक पे क्वेश्चन आज भी पूछे जाते हैं। तो चलिए इन टॉपिक्स को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम पहले लेक्चर में 10th क्लास के एनसीईआरटी के हमने जो पढ़ा था वो सबसे पहले हमने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इंट्रोडक्शन के बाद हम जैसे जैसे आगे आए तो हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ कुछ रिसोर्सेज, टाइप ऑफ रिसोर्सेज पढ़े थे, अलग अलग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पढ़े, हमने पूरे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज को कवर कर लिया था। उसके बाद आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, आगे हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है वो लोग भी इस लेक्चर को अटेंड जरूर कर सकते हैं, बट उस लेक्चर को देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस लेक्चर की लिंक लिखी है और ऊपर आप देख रहे हो, ऊपर आपको यहाँ पे साइड में उसके लिंक भी आई थी। तो यही सब आपको यहाँ पे कवर करने हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले देखते हैं उनका क्या कहना है। सबसे पहले यहाँ कहा जाता है कि रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप तो जानते ही हो, हमें अगर सर्वाइव करना है तो रिसोर्सेज के बिना हम सर्वाइव कर ही नहीं सकते। मैंने आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, उसे कैसे हासिल किया जा सकता है, कैसे उसको डेवलप किया जा सकता है। तो हम यही कहेंगे कि इट वॉज बिलीव दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। ये भी मैंने आपको बताया है कि रिसोर्सेज जो आपको नेचर ने फ्री में दिए हुए हैं और एज अ रिजल्ट हम कहेंगे ह्यूमन बीइंग जो होते हैं वो इसको ऐसा यूज़ कर रहे हैं, इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ कर रहे हैं, आँख बंद करके यूज़ कर रहे हैं, जितना उतना यूज़ किए जा रहे हैं, कोई रोक ही नहीं है, अनलिमिटेड यूज़ कर रहे हैं हम। एंड दिस हैज़ लेड टू द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। तो आप अगर रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ करो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, यही उन्हें आगे लिखा हुआ है। सबसे पहले हम देखेंगे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी हम कहेंगे कि कुछ लोगों के ग्रीड को सेटिस्फाई करने के कारण रिसोर्सेज जो होते हैं वो धीरे धीरे कम होते होते ख़त्म भी हो जाएंगे। दूसरी बात है कि देखिए कुछ ग्रीडी लोग हैं, कुछ लोग, ठीक है, हम सब जो यहाँ पे हैं हम लोग तो ऐसे ही है कि हमें जितनी ज़रूरत है भाई हम उतना ही लेते हैं। ऐसे लालच में नहीं है कि भाई जितना है उतना पूरा हम निकाल लेंगे, ऐसा कुछ हम करेंगे नहीं। दूसरा है कि एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी वही कि एक ही कुछ ही लोगों के हाथ में पूरे रिसोर्सेज चले जाते हैं। यानी हम कहेंगे कि कुछ लोगों को इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। यानी हम कहेंगे विच इन टर्न डिवाइडेड द सोसाइटी इनटू 2 सेगमेंट्स, है ना। इसी कारण कुछ लोगों के हाथ में ज़्यादा रिसोर्सेज लग गए हैं, कुछ लोगों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं लगे, इसलिए हम कहेंगे हैव्स और हैव नॉट, जैसे रिच एंड पुअर, ये चीज़ें हमें पता चलती है। तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होना और कुछ लोगों को कुछ रिसोर्सेज मिल भी नहीं रहे हैं, यही सब चीज़ें हमें देखने मिल रहा है। अब देखिए उन्होंने बहुत अच्छी एक्टिविटी हमें बताई है। इमेजिन इफ़ द ऑयल सप्लाई गेट एग्जॉस्टेड, यानी हम यही कहेंगे कि ऑयल ख़त्म हो गया तो फिर आगे क्या होगा। तो हम यही कहेंगे कि ये आपको सोचना है और आपको हो सके तो कमेंट सेक्शन में लिखना है। दूसरा, ऐसा कहा गया है, आपको ये करना नहीं है, बट देखिए बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप कर पाओ तो और ही अच्छा है कि प्लान अ सर्वे इन योर कॉलोनी और विलेज और इन्वेस्टिगेट करो लोगों का एटीट्यूड क्या है डोमेस्टिक और एग्रीकल्चरल वेस्ट को लेके, रिसाइकल करने को लेके। उनको क्या क्या क्वेश्चन पूछना है, उनको यही पूछना है कि आप रिसोर्सेज जो आप यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आप क्या सोचते हो। दूसरा, उनको पूछना है कि आपके क्या ओपिनियन है इन्वेस्ट के बारे में और उनका हम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, यानी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं, है ना। और फिर इससे आपके रिजल्ट जो है उसको आपको एक इसमें कोलाज बना के रखना है। ये चीज़ें यहाँ पे कही गई है, ठीक है। तो आप ऐसी बात करते करते भी किसी को पूछ लिए तो भी आपकी ये चीज़ें पूरी हो जाती है, आपको एटलीस्ट पता तो चलता है। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप भी अवेयरनेस स्प्रेड करोगे, तो ये सबसे अच्छी बात है आपको यहाँ पे देखने मिलती है। तो हम यही थे कि यहाँ पे क्या क्या मेजर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, फिर से वहीं पे आते हैं। जैसे हमने पहला मेजर प्रॉब्लम देखा डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, दूसरा देखा एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स,
तीसरा जो प्रॉब्लम है वो है इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेस, है ना। तो रिसोर्सेस को इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, जितने अवेलेबल है उतने हम निकाल के ले रहे हैं, उसको हम पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और इस कारण ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना। हम ज़्यादा रिसोर्सेस लाएंगे, उसका ज़्यादा यूज़ करेंगे, हम कहेंगे ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगा। उसके अलावा ओजोन लेयर डिप्लेट हो जाएगी, इसी कारणवश हम यही कहेंगे। उसके अलावा हम ये भी कहेंगे कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है या लैंड खराब हो रही है, लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। ये सब तो होगा जब रिसोर्सेस आप उसको तोड़ फोड़ करोगे, उसका इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन करोगे, तो यही सब प्रॉब्लम होगी। उसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो गया रिसोर्सेज का तो बहुत अच्छी बात है, और ये एसेंशियल है, जिससे हम एक बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ सभी लोग जी सकते हैं और एक पूरे ग्लोब पे पीस आ सकता है। यानी कि ऐसा होता है कि एट प्रेजेंट हम कहेंगे कि अभी जैसे चल रहा है उसमें क्या है कि कुछ इंडिविजुअल्स के हाथ में ही रिसोर्सेस है ज़्यादातर, और कुछ कंट्रीज़ होती है वो हम कहेंगे कि हमारे प्लानेट का फ्यूचर डेंजर में डाल रही है, क्योंकि वो बहुत रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रही है। जबकि जो हम कहेंगे कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ है या डेवलपिंग कंट्रीज़ है, वो सब कंट्रीज़ को ज़्यादा मौका नहीं मिलता है। बट कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ होती है, जिस कारण क्या हो रहा है, इतना ज़्यादा उन्होंने रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर लिया और इतना ज़्यादा इकोलॉजिकल बैलेंस उन्होंने बिगाड़ दिया है कि सभी लोगों को इसका है ना, हम कहेंगे कि प्रॉब्लम जो हो रहा है वो फेस करना पड़ रहा है। तो ये सब हमें नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है कि रिसोर्स प्लानिंग ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस हो ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, है ना। सभी लोग अच्छे से रह पाए, सस्टेनेबल एक एग्जिस्टेंस रहे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये भी मैं पिछले लेक्चर में इसे आपको बता चुका था, इस लेक्चर में आपको फिर से बताने वाला हूँ। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस जो होता है वही एक कंपोनेंट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। अब सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस या सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है ये जानने के लिए हम सबसे पहले सस्टेनेबल डेवलपमेंट जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीनिंग होता है डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट। याद रखिएगा, एनवायरमेंट को डैमेज किए बिना अगर डेवलपमेंट हो रहा है या डेवलपमेंट हो रहा है इन द प्रेजेंट, जिस कारण फ्यूचर जनरेशन की जो नीड्स है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही, यानी हम जो भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो फ्यूचर जनरेशंस के लिए भी बचा के रख रहे हैं और फिर उसका यूज कर रहे हैं, एनवायरमेंट को हम डैमेज नहीं कर रहे हैं और डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। और इसी से सभी लोग एग्जिस्ट करेंगे, सभी रिसोर्सेस आखिर तक एग्जिस्ट करेंगे, हम सभी लोग आखिर तक एग्जिस्ट करेंगे। इसी को सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस भी कहा जाता है। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस यही है, अगर सबको एग्जिस्ट करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें करना होगा। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पे पता चल जाती हैं। उसके बाद अभी यही सब चीज़ें ठीक हो, इसीलिए एक रियो द जेनेरो अर्थ समिट हुआ था 1992 में। अब ये रियो द जेनेरो क्या है ये भी मैं आपको बताता हूँ। जून 1992 में क्या हुआ कि मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट जो होते हैं, यानी हम कहेंगे हेड ऑफ स्टेट यानी अलग अलग देश के हेड जो होते हैं, या स्टेट्स यानी कंट्रीज समझ जाइए, मोर देन 100 हेड्स ऑफ द स्टेट जो होते हैं, और रियो द जेनेरो करके एक जगह है ब्राजील में, वहाँ पे पहली बार मिले इंटरनेशनल अर्थ समिट में। क्योंकि सबको यह एहसास हो चुका था कि भाई हमारे रिसोर्सेज को अगर हम खराब कर रहे हैं, हमारे ज़मीन पे है ऐसा सोच के, बट वो है तो एक कॉमन अर्थ के ऊपर, यानी इस कारण पूरी अर्थ ही डैमेज हो रही है, पूरा प्लानेट ही हमारा खराब हो रहा है। तो हमें अर्थ समिट रखना होगा, अर्थ को बचाना होगा, ना कि एक एक कंट्री का आप सोचना होगा। अब हमें अर्थ के बारे में ओवरऑल सबको मिलकर सोचना पड़ेगा। ये जो समिट था यहाँ पे यही कहा गया था कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन करना होगा और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना होगा ग्लोबल लेवल पे। अब तक देश अपने लेवल पे कर रहे थे, कुछ कुछ नहीं कर रहे थे, बट सबको मिलकर अब एनवायरमेंट का प्रोटेक्शन करना पड़ेगा और सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हर एक ग्लोबल लेवल पे हमें करना, यानी हम कहेंगे कि ग्लोबल लेवल पे करना होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो भी लीडर्स थे उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ठीक है, अब यहाँ पे उन्होंने जो भी चीज़ें थी, अब ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज यानी क्लाइमेट में, ग्लोब के क्लाइमेट पे जो चेंजेस आ रहे हैं, यानी पूरे अर्थ के क्लाइमेट में चेंजेस आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि ऐसा समझ जाए कि भाई मेरे कंट्री में आ रहे तेरे में नहीं आ रहे, ऐसा कुछ नहीं है। देखा गया तो पूरे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज जो है, और उसके अलावा बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी क्या होती है। बायोलॉजिकल यानी जो लाइफ है उसमें डाइवर्सिटी यानी अलग अलग लाइफ के स्पीसीज दिखना इस अर्थ पे, वो भी कम होते जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, काफ़ी सारे वल्नरेबल है, काफ़ी सारे हम कहेंगे कि थ्रेटेंड है, या फिर हम कहेंगे कि काफ़ी सारे वल्नरेबल थ्रेटेंड के अलावा क्रिटिकली एंडेंजर्ड भी है, एंडेंजर्ड भी है। बहुत बुरी बात है ये सब। तो उनकी जो नंबर्स है वो कम होते जा रहे हैं, इन्हें हमें ठीक करना होगा। तो रियो कन्वेंशन जो था वहाँ पे ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड अडॉप्टेड, यहाँ पे यही है कि ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, कुछ फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स बनाए गए
हम कहेंगे कि आपको क्या क्या फॉलो करने चाहिए हर एक कंट्री को। उसके अलावा यहाँ पे एजेंडा 21 को भी अडॉप्ट किया गया। अब एजेंडा 21 क्या होता है ये भी देखेंगे। एजेंडा 21 जो था उसके थ्रू सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने वाले हैं हम 21st सेंचुरी में, ऐसा डिसाइड किया गया था। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। एजेंडा 21 क्या होता है ये भी जान लेते हैं। एजेंडा 21 एक डिक्लेरेशन है जिसको वर्ल्ड के लीडर्स ने साइन किया था 1992 में एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCED कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ तक याद रखिएगा। ठीक है, तो अब आपको ये पता चल गया कि एजेंडा 21 क्या है। तो एक डिक्लेरेशन है जिसको वर्ल्ड के लीडर्स ने साइन किया है। ठीक है, वर्ल्ड के लीडर्स यानी वही अलग अलग देश के लीडर्स आते हैं और कहाँ साइन किया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED, ये रियो द जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था। इसका एम यही था कि हमें ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है और ये जो एजेंडा था इससे हमें क्या क्या करना है। तो एनवायरमेंटल डैमेज जो हुआ है उसे ठीक करना है, दूसरा पॉवर्टी को ख़त्म करना है, गरीबी को मिटाना है, डिजीज़ को ख़त्म करना है। और कैसे, तो एक एक कंट्री को अपने लेवल पे नहीं, तो सबको मिल के ग्लोबल कोऑपरेशन बना के कॉमन इंटरेस्ट रख के कि भाई हम सब ही यही, क्योंकि सबका ये कॉमन इंटरेस्ट रहेगा ही, क्योंकि सबको ये चाहिए ही। उसके अलावा म्यूचुअल नीड्स जो है, हम सब की जो अलग अलग नीड्स है उसको पूरा करते हुए, या फिर हम सब की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि भाई जो भी कर रहे हैं ना हम सभी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम सभी को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेनी पड़ेगी, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रखनी पड़ेगी। और भाई हम सबको मिलके ही काम करने, इसलिए हमारी सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऐसा भी समझ जाइए। तो एक मेजर ऑब्जेक्टिव जो था एजेंडा 21 का वो ये था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो अपना खुद का लोकल 21 एजेंडा 21 बनाए। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको बताया कि हर एक कंट्री अपने देश में ऐसा कुछ लोकल एजेंडा 21 बनाएगी और विद कोऑपरेशन, उसमें जो जो पॉइंट्स दिए उसको ही आपको पूरा करना है जो इंटरनेशनल लेवल पे दिए थे। बस आप अपने कंट्री में अपना एजेंडा बनाते हुए चलिए और सब लोग मिलके आप अपने कंट्री में काम करते चलिए और इस तरह से हमारी पूरी अर्थ फिर से अच्छी हो सकती है। ये एजेंडा 21 है। 21 का मीनिंग होता है 21st सेंचुरी का और एजेंडा, इसलिए एजेंडा 21। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको पता चली। तो अब तक हमने जो यहाँ पे टॉपिक्स कवर किए वो देख लेते हैं कौन कौन से। हमने सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ा, उसके अलावा हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट पढ़ा, रियो द जेनेरो अर्थ समिट पढ़ा, एजेंडा 21 पढ़ा। अब हम रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये टॉपिक्स हम अभी पढ़ने वाले। तो चलिए अब अगले टॉपिक से शुरू करते हैं जो है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग की अगर बात की जाए तो आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने आपको क्या बताया, अगर रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करना है तो हमें रिसोर्स प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम कहेंगे कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग एक वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रैटेजी होती है जिससे हम बहुत अच्छा यूज़ कर सकते हैं हमारे रिसोर्सेज का। ठीक है, और हम ये भी कहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हम जैसे कंट्री के लिए जिसके पास बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। मैंने आपको पहले भी बताया इंडिया के पास बहुत नंबर ऑफ स्पीसीज़ है, फ्लोरा के, फौना के, इसीलिए हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो हम यही कहेंगे हम जैसे कंट्री के लिए, तो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे अवेलेबल है। इंडिया में ढेर सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है। जब आप ये देखोगे तो आप खुद बोलोगे हमारी कंट्री तो पूरे रिसोर्सेज से भरी हुई है। तभी तो अलग अलग देश से लोग आके हम पे रूल करने की सोच के गए हैं ना, क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। उसके अलावा हम कहेंगे बहुत सारे रीजन्स ऐसे हैं जो रिच है एक सर्टेन टाइप ऑफ रिसोर्सेज में, बट उनमें कई कुछ रिसोर्सेस नहीं है। जैसा कुछ ए नाम का रीजन है वहाँ आयन होगा तो वहाँ पे हम कहेंगे कि गोल्ड नहीं होगा, या फिर हम कहेंगे वहाँ आयन होगा तो वहाँ कोल नहीं होगा। ऐसा कुछ भी हो सकता है, ये मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। तो कुछ रीजन ऐसे होते हैं विच कैन बी कंसिडर्ड सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देयर आर सम रीजन्स विच हैव एक्यूट शॉर्टेज ऑफ सम वाइटल रिसोर्सेज, ये हम कहेंगे। तो कुछ रीजन ऐसे जहाँ पे काफ़ी सारे रिसोर्सेज मिल जाते हैं और कुछ रीजन ऐसे हैं जहाँ पे रिसोर्सेज का शॉर्टेज हमें देखने मिलता है। अगर हम एग्जांपल ले तो जैसे झारखंड हो गया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश हो गया, ये मिनरल्स जो है इसमें बहुत रिच है और कोल डिपॉजिट्स में काफ़ी रिच है। वैसे अगर देखा गया तो अरुणाचल प्रदेश जो होता है वहाँ पे वाटर रिसोर्सेज ज़्यादा है बट वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ही नहीं है। ठीक है, पानी ज़्यादा है बट इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। राजस्थान की बात करें तो हम कहेंगे इज़ वेरी वेल एंडोव्ड इन सोलर एंड विंड एनर्जी, है ना। वहाँ पे धूप बहुत है, सोलर एनर्जी ज़्यादा है, विंड एनर्जी ज़्यादा है, बट वहाँ वाटर रिसोर्सेस नहीं है। तो कुछ कोल्ड डेजर्ट होते हैं जैसे लद्दाख जो होता है ये रिलेटिवली आइसोलेटेड है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द कंट्री, है ना। तो हम यही कहेंगे कि ये उतना जुड़ा हुआ नहीं है। लद्दाख जो है वो लद्दाख में भी हम कहेंगे कि रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। उसी के साथ साथ लद्दाख में हम कहेंगे कल्चरल हेरिटेज काफ़ी है बट वहाँ पे पानी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स नहीं है, ये लद्दाख में नहीं है। सो हम यही कहेंगे कि जब कहीं कुछ है और कहीं कुछ नहीं है, या कहीं कुछ जो चीज़ नहीं है वो कहीं और है,
तो इन सब चीज़ों के लिए हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, नेशनल, स्टेट और रीजनल और लोकल लेवल पे भी। यानी हम कहेंगे पूरे इंडिया में भी करना होगा, स्टेट वाइज भी करना होगा, रीजन वाइज भी करना होगा और लोकल लेवल पे भी हमें करना होगा। तभी तो हम इन चीज़ों को ठीक कर पाएंगे, हम एक बैलेंस बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ पे यही सब चीज़ें। अब यहाँ पे एक बहुत अच्छा टास्क दिया हुआ है, हो सके तो आप भी कीजिएगा। एक लिस्ट बनाइएगा रिसोर्सेज को जो आपके स्टेट में आपको देखने मिलते हैं, और इन रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कीजिएगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट आर इम्पॉर्टेंट, बट हम कहेंगे कि वो आपके स्टेट में नहीं मिलते हैं। तो आपके लिस्ट बनानी है कि आपके स्टेट्स में कौन कौन से रिसोर्सेज मिलते हैं, और आपको ये भी देखना है कि कौन कौन से रिसोर्सेज ऐसे जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बट आपके स्टेट में पाए नहीं जाते हैं, है ना। इससे पता चलेगा ना हमें कैसा बैलेंस बनाना होता है, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि हम रिसोर्स प्लानिंग क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसी का एक पार्ट रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, ये हम पढ़ेंगे। रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया में सबसे पहले हमें कहाँ रिसोर्स प्लानिंग करने का सोचना है, इंडिया में। तो हम क्या करेंगे, रिसोर्स प्लानिंग जो होती है एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से रिसोर्सेस है, यानी कौन से रिसोर्सेज की इन्वेंट्री आपके पास है, आपके रीजन में है, या फिर कौन कौन से रीजन में है, ठीक है। इंडिया में कहाँ कहाँ कौन से रिसोर्सेज पाए जा रहे हैं ये देखना पड़ेगा। इसमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सर्वे करना होगा। सर्वे करने के बाद मैपिंग करना होगा, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेट्स निकालने होंगे। यानी हम यही कहेंगे कि कितने अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, ठीक है, यानी उसकी क्वालिटी कैसी है, या फिर कितने अवेलेबल यानी क्वांटिटी कैसी है, ये देखना पड़ेगा। और मेजर करना पड़ेगा टोटल ओवरऑल कितने हैं, ये पहला काम हमें करना होगा। दूसरा, प्लानिंग में क्या किया जाता है कि वहाँ पे एक प्लानिंग स्ट्रक्चर जो होता है, यानी वही कि टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करना चाहिए, स्ट्रक्चर कैसा बनाना चाहिए, उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज़ करना चाहिए, स्किल्स क्या क्या लगेगी वहाँ पे, इंस्टीट्यूशन कौन कौन से सेटअप करना पड़ेगा जिससे हम रिसोर्स डेवलपमेंट कर पाएंगे, ये हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद हमें रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान्स विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान्स, है ना। तो हमने हमारे नेशनल में, नेशन में कुछ डेवलपमेंट प्लान्स बनाती है गवर्नमेंट की, नेशन को हम ऐसा डेवलप करेंगे, ऐसा डेवलप करेंगे या उस तरीके से करेंगे। इन सब से हमें फिर रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को मैच करना होगा और कॉमनली सब चीज़ों को एक साथ पूरा करना होगा। ये 3 चीज़ें यहाँ पे की जाती है जिसको रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया कहा जाता है। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले आपको देखने मिलता है कि इंडिया जो होता है हैज़ मेड कंसर्टेड एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ रिसोर्स प्लानिंग राइट फ्रॉम द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। इंडिपेंडेंस के बाद जो पहला 5 ईयर प्लान हमने लाया था, अब आपको ये पता है 5 ईयर प्लान्स आते हैं, आप इकोनॉमिक्स में पढ़े भी हैं, तो आपको सबसे पहले कमेंट सेक्शन में लिखना है कि पहला 5 ईयर प्लान जो इंडिया ने बनाया था वो कौन से ईयर से कौन से ईयर तक था। और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, इसमें मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस पर हम एग्रीकल्चर पे फोकस थे। पहले हमारी सरकारें जो थी वो 5 साल की प्लानिंग बनाती थी और 5 साल के कुछ टारगेट रखती थी, उन्हें पूरा करना होता था। तो यही उसी को 5 ईयर प्लान कहा जाता था। तो 5 ईयर प्लान जो पहला था उसमें हमारे गवर्नमेंट ने एफर्ट्स भी डाले थे कि ऐसा सब हो पाए। तो हम यही कहेंगे दी अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी कंडीशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन। मैं यही बोलूँगा आपको कि कोई भी रीजन अगर डेवलप करना है उसे, तो वहाँ पे रिसोर्सेज का अवेलेबल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट सिर्फ अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की होके सब कुछ नहीं होता है, हमें टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत होती है, इंस्टीट्यूशन की भी ज़रूरत होती है ताकि हमारी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। ये नहीं रहा तो हमारी ग्रोथ रुक सकती है। तो बहुत सारे रीजन ऐसे हमारे कंट्री में जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत सारे, बट वहाँ पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड वो रीजन्स दिख रहे हैं क्योंकि वहाँ पे ना टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया, ना इंस्टीट्यूशन बनाए गए, यानी हम कहेंगे कि वहाँ पे कुछ पैसे ही नहीं लगाए गए हैं। तो ये सब चीज़ें होती है। ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ रीजन ऐसे भी हैं जिस रीजन में रिसोर्सेज कम है बट वो इकोनॉमिकली डेवलप दिख रहे हैं। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि कैन यू नेम सम रिसोर्स रिच बट इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स, कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और कुछ रिसोर्स पुअर बट इकोनॉमिकली डेवलप रीजन्स, आपको ये सब चीज़ें ऐसा क्यों है वो भी आपको रीजन्स देने हैं फॉर सच अ सिचुएशन, ये है। उसके अलावा एक बहुत अच्छा टास्क उन्होंने लिखा है, व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग बाय द कम्युनिटी और विलेज और पंचायत, विलेज पंचायत और वार्ड लेवल कम्युनिटीज़ विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, है ना। तो आपके एरिया में, आपके सराउंडिंग में कौन से रिसोर्सेज को डेवलप किया जा रहा है, हम कहेंगे क्या ऐसा किया जा रहा है, कौन से छोड़िए बट ऐसा हो रहा है आपके एरिया में, हम कहेंगे कम्युनिटी लेवल पे या विलेज पंचायत लेवल पे या वार्ड लेवल पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो ये आपको लिखना है। उसके बाद हम आगे आते हैं तो हम हिस्ट्री को अगर देखें कॉलोनाइजेशन के, यानी जब ब्रिटिश थे तब से अगर हम देखें तो रिच रिसोर्सेस आपको कॉलोनीज में देखने मिल रहे थे। इसी कारण तो फॉरेन इन्वेडर्स आ रहे थे। मैंने आपको यही बताया ना, फॉरेन इन्वेडर्स क्यों इंडिया में आ रहे थे हम पे रूल करने के लिए, ब्रिटिश इंडिया में क्यों आए, या फिर हम कहेंगे कि ये लोग इंडिया में क्यों आ रहे थे,
ऐसा क्या कारण था? तो इस पे हम कहेंगे कि ये सब चीज़ें हमें पता चलती हैं क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज अच्छे थे। Primarily, higher level of technological development of colonizing country that help them to exploit resources of other regions and establish their supremacy over the colonies, है ना। तो आपको यही पता चलता है, कॉलोनीज के पास रिसोर्सेज थे बट टेक्नोलॉजी उन लोगों के पास थी जो हम पे रूल करने आए थे। अब उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और अपनी टेक्नोलॉजी लेके उन लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, हमारी टेक्नोलॉजी का उन्होंने अपने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया और हमारे रिसोर्सेज को उन्होंने एक्सप्लॉइट कर दिया। हम जब हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हम यही कहेंगे, तब हमारे रिसोर्सेस वो लोग पूरे यूज़ कर चुके थे ज़्यादातर, और जब हमारे पास रिसोर्सेस ज़्यादा थे तो टेक्नोलॉजी उनके पास तब भी थी, जिस कारण उन्होंने क्या कर लिया, हमें पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर दिया। आखिर रिसोर्सेस एक्सप्लॉइट करने के लिए टेक्नोलॉजी भी लगती है, तो उनके पास टेक्नोलॉजी थे, उसका फ़ायदा उन लोगों ने उठा लिया। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते तो हमें पता चलता है, इसीलिए ये सब चीज़ें अभी मैंने आपको जो बताया उस पे ही, देयरफॉर रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट, है ना। रिसोर्सेज से डेवलपमेंट तभी हो सकता है जब आपके पास टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो या इंस्टीट्यूशंस हो। इंडिया जो होता है उसमें डिफरेंट फेजेस आपको देखने मिले कॉलोनाइजेशन के। देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल, या फिर हम कहेंगे रिसोर्स डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर, डज नॉट ओनली इन्वॉल्व द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, है ना। इसीलिए मैंने आपको बोला डेवलपमेंट की बात करो या रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करो, ये सब चीज़ें हम कहेंगे कि रिसोर्स के अवेलेबिलिटी पे डिपेंड नहीं है, बट टेक्नोलॉजी या क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, यानी हमारे ह्यूमन रिसोर्स कितने हैं, लोग कितने पढ़े लिखे, कितने स्किल्ड है लोग, इस पे भी डिपेंड होता है। और हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस जो है लोगों के, उस पर भी डिपेंड होता है ना। आखिरकार हमारा इतिहास जो है वो भी तो हमारे काफ़ी सारे माइंडसेट या काफ़ी सारी थिंकिंग्स बनाता है। तो हम यही कहेंगे कि इस तरह से हमारे यहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स गए थे कॉलोनाइजेशन के वक्त, रिसोर्स एक्सप्लॉइटेशन के, बट ठीक है, अब हमारे पास हमारी कंट्री है और उसके साथ साथ हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है। तो आई होप कि हम अभी इन सब चीज़ों का बहुत अच्छे से वाइज यूज़ करें। तो अब हम रिसोर्स प्लानिंग और रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया पढ़े। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जो है, इसमें सबसे पहले आपको ये पता ही है कि भाई हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करना है, रिसोर्सेज को हमें बचा के रखना है, उसको अच्छे से रखना है, प्रोटेक्टेड रखना है। तो रिसोर्सेज जो है वो किसी भी डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो हम अब तक डिस्कस करते ही आ रहे हैं। बट हम जो इरेशनल कंजम्पशन कर रहे हैं और ये ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज के, उस कारण सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम बढ़ रहे हैं। देखिए, अब मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि हमारा कंजम्पशन कैसा है कि हम बिना सोचे समझे, लॉजिकल मैनर में नहीं, कैसे भी इरेशनल हम उसका कंजम्पशन कर रहे हैं और ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, जिस कारण सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, यानी हम इकोनॉमिकली भी वीक होते जा रहे हैं क्योंकि रिसोर्स हमारे खत्म होते जा रहे हैं और रिसोर्सेज कुछ ही लोगों के हाथ में जा रहे हैं, जिस कारण कुछ ही लोग ग्रोथ कर पा रहे हैं। यानी वही कि समाज, सोसाइटी, सोशियो और आर्थिक यानी इकोनॉमिक, ये चीज़ें हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रहे हैं इन चीज़ों से रिलेटेड। तो एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम आ रहा है क्योंकि हम उसका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज के लिए। उसके अलावा हम कहेंगे टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम्स, अगर हमें इसे ठीक करना है तो हमें कंजर्वेशन करना पड़ेगा। कंजर्वेशन किस चीज़ का करना पड़ेगा? रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज को कंजर्व करना है और हम यही कहेंगे कि बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे थिंकर्स जो थे इवन पास्ट के, वो लोग भी ये कहते थे कि रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट टू हम कहेंगे इन वॉइसिंग हिज कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दिस वर्ड। देखिए गांधी जी ने कैसा कहा है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एवरीबडीज एनीबडीज ग्रीड, है ना। हमारे यहाँ पे किसी के ज़रूरत के लिए सब कुछ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनफ चीज़ें हमारे पास ज़रूरत के लिए, बट आपकी लालच के लिए यहाँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि आप लालची मत बनिए, जितनी ज़रूरत है उतना ही यूटिलाइज कीजिए। तो ही प्लेस्ड ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स, है ना, जो सिर्फ खुद का सोचते हैं, जो बहुत लालची ग्रीडी है, ये लोग जो होते हैं, एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, है ना। और दूसरा क्या है कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं हम लोग, जिस कारण बहुत सारे रिसोर्सेज हम एक साथ एक्सप्लॉइट कर पा रहे हैं, यही रूट कॉज है, ऐसा वो कहते थे रिसोर्स डिप्लेशन का। महात्मा गांधी ने कहा था और एकदम बराबर है ये चीज़। आप देखोगे बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी लेके आए हैं जिससे हम बहुत सारा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं रिसोर्सेज को, या फिर हम लोग, बहुत सारे लोग हम में से ग्रीडी हो चुके हैं या फिर सेल्फिश हो चुके हैं जो इसका बहुत गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। तो वो यही कहते थे, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वांटेड टू रिप्लेस इट विथ प्रोडक्शन ऑफ मासेस। तो वो यही कहते थे कि किसी चीज़ का मास प्रोडक्शन नहीं कीजिए, उसके जगह आप मासेस के थ्रू प्रोडक्शन कीजिए, है ना। मास प्रोडक्शन करोगे यानी बहुत सारा प्रोडक्शन, वैसा नहीं, प्रोडक्शन जो होगा वो मासेस ही करेंगे, है ना। तो ये बहुत अच्छी एक बात उन्होंने कही थी। तो जितनी ज़रूरत है उतना ही आपने लेना चाहिए, यही इस सेंटेंस से पता चलता है, आखिरी वाले सेंटेंस से।
ये हो गया। अब आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, एट द इंटरनेशनल लेवल एक क्लब ऑफ रोम है। क्लब ऑफ रोम जो है एडवोकेटेड रिसोर्स कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर सिस्टमैटिक वे, है ना। तो क्लब ऑफ रोम जो है, रोम का क्लब हम कहेंगे, वो जो है उसने सबसे पहले रिसोर्स कंजर्वेशन की बात की थी एक सिस्टमैटिक वे में 1968 में। सब्सिक्वेंटली उसके बाद 1974 में गांधीयन फिलोसॉफी जो थी वो एक और बार, है ना, हम कहेंगे शूमैकर करके जो है उन्होंने अपने बुक में लिखी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। उसके अलावा एक सेमिनल कंट्रीब्यूशन भी है इन रिसोर्स कंजर्वेशन को लेके ग्लोबल लेवल पे, वो हम कहेंगे ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में भी लिखा गया था 1987 में। ये जो रिपोर्ट थी इसमें सबसे पहले जो कंसेप्ट था वो लाया गया था, यानी हम कहेंगे किसी रिपोर्ट में आया था, वो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि सबसे पहली बार यही आया था, बट हम ये कहेंगे कि इस रिपोर्ट में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रेजेंट किया गया था और यहाँ पे यही कहा गया था कि ये जो है ये रिसोर्स कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो रिसोर्सेज का कंजर्वेशन होगा ही, और यही सब चीज़ें बाद में बुक में भी पब्लिश की गई जिसका नाम था और कॉमन फ्यूचर। एक और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन इस चीज़ को मिला है फिर से अर्थ समिट जो हुआ था रियो द जेनेरो ब्राज़ील में 1992 में। तो हमने ये सब चीज़ें यहाँ पे देख ली। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हमारा जो आखिरी टॉपिक था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये भी हमारा ख़त्म होता है। हमें ये पता चलता है कि हमें किस तरह से करना है। आगे का जो टॉपिक होगा इसमें हम आगे का जो वीडियो होगा उसमें हम और भी सारी चीज़ें पढ़ने वाली, जैसे हम लैंड रिसोर्सेस पढ़ेंगे, लैंड यूटिलाइजेशन पढ़ेंगे, लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया, हम कहेंगे लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया पढ़ेंगे। उसके अलावा हमें आगे जो टॉपिक पढ़ने वो लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स पढ़ने हैं। फिर हम सॉइल एज अ रिसोर्स को पढ़ेंगे, यानी हम फिर सॉइल के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे जो कि हमारा आखिरी एक टॉपिक होगा। ये जो एनसीईआरटी है काफ़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी है, 10th की एनसीईआरटी, और इसमें काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें दी है जो आपके आने वाले नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर रहा जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़े। अगले लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे इसी तरह से। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते तो उन्हें लाइक ज़रूर करें, और लाइक करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन के भी प्रेस करते रहें ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो इसी तरह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर एंड हैव अ वेरी गुड डे।